नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और वो है विधेयकों के जो प्रकारों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो है धन विधेयक और वित्त विधेयक का अंतर समझने में। इस अंतर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है समझने में ठीक से, और इसलिए आज हम लोग की कोशिश ये होगी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में बिना किसी कंफ्यूजन के हम लोग इसको अवधारणा के स्तर पे समझ सकें। देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक इन दोनों की पहली जो खास बात यह है कि ये वास्तव में सामान्य विधेयक और संशोधन विधेयक से भिन्न इस रूप में होते हैं कि ये इनका खास जो मकसद होता है वो है फाइनेंस या पैसे से रिलेटेड होता है। भारत की जो भी निधियां हैं, विशेष रूप से संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, पब्लिक अकाउंट्स है, ये तमाम जो भारत सरकार की खजाना जिसको आप कोष कह सकते हैं, उस कोष से संबंधित जो बहुत सारी जो कानून बनते हैं, प्रस्ताव बनते हैं, टैक्सों के, बारोइंग्स के, धन को लेने के, धन को खर्च करने के, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे जो विधेयक होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं और फाइनेंस से रिलेट करते हैं, ये सभी पैसे से रिलेट करते हैं। इसलिए ये साधारण विधेयक और संवैधानिक विधेयक से भिन्न है। पहली चीज़ तो ये है। अब आइए एक एक के बारे में समझते हैं कि इनकी क्या खासियत है और क्यों इनका एक विशेष नामकरण है और आपस में ये दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। प्रायः हम लोग जब अवधारणा का स्तर आता है तो हम लोग को कन्फ्यूजन रहता है इन दोनों विधेयकों को लेके, और ऐसा मैंने महसूस किया है कि क्लैरिटी नहीं रहती है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में फ़र्क क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि जिसको हम मनी बिल कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं, वास्तव में संविधान में इसका बड़ा सीधा सीधा उल्लेख है और अनुच्छेद 110 1 में प्रोविजन A to F, या इसको आप G भी कह सकते हैं आगे चल के, क्योंकि इंसिडेंटल मैटर्स के लिए G का उसमें समावेश है, तो A B C D E F G, ये इतने इसमें जो प्रावधान है आर्टिकल 110 1 में, इसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि वह विधेयक जो केवल अनुच्छेद 110 में वर्णित विषयों से संबंधित होगा और किसी अन्य विषय से संबंधित नहीं होगा, उसी को विशुद्ध रूप से धन विधेयक कहा जाएगा। और वो विषय क्या क्या है आप पढ़िएगा संविधान के उसमें प्रावधान में, मैंने इसीलिए उल्लेख कर दिया है कि अनुच्छेद 110 1 को जरूर याद रखिएगा। उसमें जो विशेष रूप से चीजें बताई गई हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टैक्सेशन, कि जितने भी टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं सरकार के द्वारा, जितने भी कर लगाए जाते हैं, वो सारे के सारे टैक्सेशन प्रपोजल्स को एक्सक्लूसिवली अगर कोई विधेयक डील करता है तो वो धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि सरकार बहुत सारा कभी कभी फाइनेंशियल गारंटीज देती है। भारत सरकार को कोई चीज़ अगर दी जाती है तो वित्तीय गारंटर के रूप में सरकार अगर कोई विधेयक लाती है तो वो भी एक प्रकार से धन विधेयक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जो हमारी संचित निधि है, जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, आकस्मिक निधि होती है, उसमें से बहुत सारा अगर धन निकालने की बात होती है या धन डालने की बात होती है, तो अगर एक्सक्लूसिवली कोई विधेयक उससे डील करता है तो वो धन विधेयक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा आप खर्चा सोच रहे हैं जिसको कि कल तक वो सामान्य बजट के उसमें तो प्रावधान में था, और अगर उसको कोई ऐसा विधेयक आ रहा है जो कि ये कहे कि साहब इस पे ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होगा, अर्थात कि इसमें बहस मुबासा नहीं होगी संसद में, और किसी को जैसे राष्ट्रपति का वेतन होता है, इस प्रकार की तमाम चीज़ें होती है जो कि आइटम्स संसद में इस पर बहस नहीं होती है कि भाई इसको पास किया जाए कि न किया जाए, चार्ज आइटम्स, वो तो माना ही जाता है कि वो तो
होना ही है वो खर्चा। तो इस प्रकार का अगर कोई विधेयक किसी खर्चे को चार्ज लाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे कि अब इस पे बिना बहस के ही संसद में ये मुद्दा पास होगा, तो ऐसी तमाम चीज़ों को, या अगर बहुत सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आ रहा है, हाँ, या राज्यों और केंद्र सरकार की ऑडिट का अगर कोई विधेयक बनता है कि उनके फंड्स को ऑडिट किया जाए, तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये सब धन विधेयक की श्रेणी में आती है, जिसका बड़ा सीधा सीधा उल्लेख अनुच्छेद 110 में हमको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 110(1). तो आप उसको पढ़िएगा ज़रूर और उसको समझने की कोशिश करिएगा कि वास्तव में एक धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो किन किन मुद्दों से डील करता है। लेकिन 110 को जरूर याद रखिएगा कि आर्टिकल 110(1)(a)(2)(f) इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज तो हम लोग को ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो हमें ये ध्यान रखनी है धन विधेयकों के संदर्भ में, वो धन विधेयकों के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि धन विधेयक है या कोई विधेयक नहीं है, इसका निपटारा कैसे होगा। चलिए 110 में वो डील करता है, लेकिन जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि उसका निपटारा स्पीकर करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष इसका एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, और लोकसभा के जो स्पीकर का सर्टिफिकेट होता है वो फाइनल होता है और उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कहीं भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भाई वो है या नहीं है, या स्पीकर ने सही दिया या नहीं दिया, इस पर किसी कोई निर्विवाद है। स्पीकर सर्टिफिकेट इज फाइनल, उसने कह दिया कि ये विधेयक धन विधेयक है। तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है कि धन विधेयक है या नहीं है। तीसरी चीज जो धन विधेयक के संदर्भ में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक को बिना राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के पेश ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए धन विधेयक की तीसरी सबसे अहम बात यह है कि उस पर राष्ट्रपति का जो रिकमेंडेशन है वो जरूरी है। तो तीन चीजें आपने देखा कि धन विधेयक के लिए पहली चीज जरूरी है कि यह स्पीकर लोकसभा का इसको अपना सर्टिफाई करे। दूसरा, राष्ट्रपति उसकी संस्तुति करे प्रस्तुत करने की, हाँ इसको विधेयक को प्रस्तुत किया जाए। तीसरा, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको कतई पेश नहीं किया जा सकता है। तो ये तीन प्रतिबंध तो आपने देखी ही कि लोकसभा को कितना अहमियत दी गई है कि कोई भी धन विधेयक, और इसका कारण यह है कि लोकसभा जनता के द्वारा चुनी जाती है और ये माना जाता है कि जनता के सदन को ही धन विधेयक को शुरुआत करने का अधिकार है, क्योंकि जनता से ही टैक्स लगता है। तो लोकसभा इसको इंट्रोड्यूस करती है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जाहिर है कि इसको कोई वित्त मंत्री इंट्रोड्यूस करता है। बजट का इंट्रोडक्शन आप जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और तमाम जो टैक्सेशन प्रपोजल्स होते हैं वो सब, बजट एक प्रकार का आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है और इसलिए इसको लोकसभा में पेश किया जाता है। चौथी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लोकसभा को ही इसे पारित करने का भी अधिकार है। लोकसभा को इसे पारित करने का अधिकार है। लोकसभा अगर इसको पारित नहीं करती है तो बजट या कोई भी धन विधेयक समाप्त हो जाता है, लेकिन लोकसभा अगर इसे पारित कर देती है तो वो पारित माना जाता है। लेकिन इतना ही नहीं कि बस लोकसभा उसको पारित कर दे और राज्यसभा कहीं पिक्चर में ना आए, ये राज्यसभा में भी भेजा जाता है। लेकिन एक राइडर ये है कि राज्यसभा उस पर केवल 14 दिन विचार कर सकती है और 14 दिन के बाद विचार करके वो उसे लौटाती है। बस इतनी ही भूमिका राज्यसभा की है। लोकसभा उनके सुझाव को माने या न माने ये लोकसभा पे निर्भर करता है। अगर राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया, या पारित करने का तो कोई उसको वो नहीं, मान लीजिए उसने कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया, कोई सुधार प्रस्तावित नहीं किए, तो पारित माना जाता है।
और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है हस्ताक्षर के लिए। तो अगला स्टेप ये है कि राज्यसभा 14 दिन इस पे विचार करती है और 14 दिन के बाद उसको लौटाती है लोकसभा को, और लोकसभा फिर उसको देखती है कि राज्यसभा ने जो चीज़ें कही हैं उसमें कुछ स्वीकार करने योग्य है या नहीं है। सामान्यतः वो राज्यसभा की बात कोई मानी नहीं जाती है, लोकसभा ने जिस रूप में उसे पेश किया होता है उसी रूप में वो राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, और राष्ट्रपति को भी इस पे कोई हस्ताक्षर करने या न करने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द मनी बिल, तो राष्ट्रपति को भी उस पर कोई एक प्रकार से हस्ताक्षर करने की विवशता ही है। ऐसा नहीं राष्ट्रपति कह सकता जी हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो जो मनी बिल्स हैं या जो धन विधेयक हैं, उन धन विधेयकों पे आप देख रहे हैं कि ये तमाम चीजें लागू होते हैं और लोकसभा का महत्व प्रमाणित होता है। राज्यसभा को आप कह सकते हैं एक प्रकार से केवल 14 दिन उसको डिले करने का अधिकार है, इसके अलावा उसको कोई अधिकार धन विधेयकों पे प्राप्त नहीं है। ये हुआ धन विधेयकों के संदर्भ में। जाहिर है कि जब राज्यसभा कोई अधिकारी नहीं है तो राज्यसभा की असहमति का कोई मतलब ही नहीं होता है, और इसलिए किसी प्रकार की ज्वाइंट सिटिंग का तो कोई प्रावधान प्रश्न पैदा होता ही नहीं है कि मनी बिल्स पे या धन विधेयकों पे कोई संयुक्त अधिवेशन प्रस्तावित हो। ऐसा कोई प्रावधान धन विधेयकों के संदर्भ में नहीं होता है। तो ये हुई बेसिकली धन विधेयक के संदर्भ में बात। लेकिन जो सबसे कठिनाई होती है समझने में छात्रों को, वो होती है वित्त विधेयक के संदर्भ में कि भाई ये धन विधेयक तो समझ में आ जाता है, 110 के प्रावधान समझ में आ जाते हैं, लेकिन वित्त विधेयक नहीं समझ में आता। तो आज हम लोग समझेंगे कि वित्त विधेयक जो है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि क्यों वो समझ में नहीं आता है हम लोगों को। फाइनेंस बिल जो है क्या कठिनाई है उसको समझने में। आइए इस पर विचार करते हैं। पहली चीज तो ये कि इसमें आप आर्टिकल 117 ध्यान रखिए। जैसे आपने मनी बिल के संदर्भ में अनुच्छेद 110 को ध्यान रखा है, उसी प्रकार से फाइनेंस बिल के संबंध में पहली चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि हमें अनुच्छेद 117 को ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 117 में फाइनेंस बिल के बारे में जो बातें कही गई हैं उसको मैं बड़े संक्षेप में और सरल ढंग से को रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि हमें समझ में आए, हमारे दिमाग में वो स्पष्ट चीज हो। पहली चीज तो देखिए कि जो फाइनेंस बिल होता है वो भी धन संबंधी ही होता है, लेकिन उसमें एक प्रकार से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ये चीज होती है। आय और व्यय का मसला हो सकता है, और आय और व्यय का मसला चूंकि उसमें होता है तो आय भी होना और व्यय भी होना ये सब एक्स कंसोलिडेटेड फंड से कहीं रिलेट करते हैं, तो उसको हम समझेंगे कि कैसे इसमें क्या फर्क है। लेकिन पहली चीज तो हमें ये देखनी होती है कि इसमें स्पीकर का कोई भी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता है। जैसे धन विधेयक में आपने देखा था कि धन विधेयक को स्पीकर प्रमाणित करता है कि यह विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लिखित विषयों से संबंधित है, उसी से डील करता है और किसी चीज से डील नहीं करता है। लेकिन वित्त विधेयक के संदर्भ में स्पीकर ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, और जाहिर है कि जब स्पीकर ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के भी मसले उसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमने आपसे कहा कि भाई उसमें आय और व्यय भी किसी विधेयक के द्वारा अगर होता है तो उसका भी उसमें उल्लेख होता है या उसका निहितार्थ होता है। तो इसका बेसिक जो हमें समझना है वो ये समझना है कि वित्त विधेयक भी एक प्रकार से आय और व्यय से रिलेट करता है, लेकिन क्लैरिटी के लिए हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे। वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, क्लास ए और क्लास बी, या क्लास 2 कह सकते हैं, क्लास 1 कह सकते हैं, क्लास 2 बी भी कह सकते हैं। दो प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। आइए देखें कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए जो पहला क्लास है इसकी खास बात यह है कि चूंकि यह आय और व्यय से संबंधित है, तो इसमें पहली चीज ये है कि इसमें आर्टिकल 110
ए टू एफ के जो मैटर्स हैं उनके संबंध में कुछ प्रावधान जरूर होता है। तो पहली चीज तो ये है कि एक फाइनेंस बिल का जो पहला कैटेगरी है उसमें अनुच्छेद 110 आता है कहीं, क्योंकि आय व्यय का मसला इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी विषय होता है जो कि अनुच्छेद 110 के इतर होता है, अनुच्छेद 110 के बाहर का होता है। धन विधेयक में ध्यान रखिएगा, धन विधेयक में 110 के अलावा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 110 में जो चीजें वर्णित है केवल और केवल वही धन विधेयक में आएंगी। लेकिन अगर कोई वित्त विधेयक है और पहली कैटेगरी का वित्त विधेयक है तो उसमें अनुच्छेद 110 में वर्णित चीजें का भी उल्लेख है, अर्थात उससे भी वो भी प्रभावित होती हैं, और लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीज है जो कि उसमें प्रभावित होती है। तो एनी अदर मैटर, जो अन्य विषय भी आता है उसमें, पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि इसमें अनुच्छेद 110 का मसला इन्वॉल्व हो रहा है, 110 से संबंधित मैटर है, इसलिए इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति या राष्ट्रपति का प्रतिवेदन जरूरी है। और चूंकि 110 इन्वॉल्व है और राष्ट्रपति का प्रतिवेदन जरूरी है, इसलिए इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। ये तीन चीजें हमें बहुत ध्यान से रखनी है कि जो पहली कैटेगरी का वित्त विधेयक है वो अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय वस्तुओं से भी डील करता है, लेकिन उसके ही साथ डील नहीं करता है, कुछ और चीजें भी उसमें सम्मिलित होती हैं। अर्थात अगर कोई टैक्सेशन प्रपोजल है उस विधेयक में तो टैक्सेशन प्रपोजल ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी उसमें बातें, अन्य बातें हो सकती हैं। दूसरा चीज कि राष्ट्रपति का प्रतिवेदन जरूरी है, और तीसरी चीज कि वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। तो तीन चीजें इसमें ये हो गई। अच्छा, अब इसके बाद लोकसभा का जो इसमें रोल है वो कोई डोमिनेंट रोल नहीं है, और इसका कारण ये है कि अब राज्यसभा को भी इस पे पारित करने का और अस्वीकृत करने का और संशोधित करने का बराबर अधिकार है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि और मामलों में ये विधेयक एक प्रकार से ऑर्डिनरी बिल की तरीके से हो जाता है। एक इतना मसला 1, 2, 3 अगर आपने डील कर लिया, ये तीन चीजें अगर आपको समझ में आ गई, उसके बाद अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उसके बाद वित्त विधेयक एकदम सामान्य विधेयक की तरह से व्यवहार करता है। अर्थात लोकसभा में उसका प्रस्तुतिकरण नहीं हो सकता, लेकिन अलावा प्रस्तुतिकरण के उसको वित्त विधेयक पर बिल्कुल लोकसभा के बराबर अधिकार है। पहली चीज तो हमें ये ध्यान में रखना है। ये पहली कैटेगरी का फाइनेंस बिल है। अब आइए देखते हैं दूसरी कैटेगरी का जो फाइनेंस बिल है वो क्या है। क्लास 2 का जो, अब आइए ये वर्ग 2 हो गया। अब दूसरे वर्ग का जो फाइनेंस बिल है, इसमें एक खास बात ये रहती है कि ये जो फाइनेंस बिल है दूसरी कैटेगरी का, इसमें आर्टिकल 110(1) का कोई विषय वस्तु नहीं होता। अर्थात जो अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय दिए गए हैं, जो मनी बिल के संबंध में प्रावधान है, उन प्रावधानों का उसमें जिक्र नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर हो सकता है। अर्थात वह बिल किसी ऐसे मुद्दे से डील कर सकता है जिससे कि भारत सरकार को कुछ आय हो या भारत सरकार के द्वारा व्यय हो। तो चूंकि वो अब आय व्यय से जुड़ा हुआ मसला हो गया, इसलिए उसको हम वित्त विधेयक तो कहेंगे, लेकिन वो धन विधेयक के एक आर्टिकल 110 के प्रावधानों का के श्रेणी में नहीं आता, उसकी परिधि में नहीं आता, उससे वो बाहर है। अच्छा, अब इसमें एक चीज तीसरी ये समझने वाली है, इसमें हमारा संविधान थोड़ा सा
टेक्निकल डिफरेंशिएशन करता है कि चूंकि आर्टिकल 110 इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसके इंट्रोडक्शन के लिए राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति का प्रतिवेदन आवश्यक नहीं है। प्रस्तुतिकरण के लिए राष्ट्रपति का प्रतिवेदन नहीं चाहिए। तो ये इसमें तीसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि रिकमेंडेशन हमें प्रस्तुतिकरण के लिए नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, चूंकि इसमें एक्सपेंडिचर का मसला इन्वॉल्व हो सकता है, और जाहिर अगर कोई एक्सपेंडिचर होगा तो जाहिर है कि भारत सरकार को किसी न किसी अपने फंड से करना पड़ेगा। कहाँ से वो करेगी वो एक दूसरा मसला है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा। और चूंकि एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा या कोई अगर इनकम होती है तो वो भी कहीं न कहीं भारत सरकार के राजकोष पे ही जाएगा। तो उसके विचारार्थ, उसको विचार करने के लिए, विचार हेतु राष्ट्रपति का प्रतिवेदन जरूरी। अब ये देखिए, अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि रिकमेंडेशन के लिए तो हमको इंट्रोडक्शन के लिए हमको राष्ट्रपति के परामर्श की जरूरत नहीं है। इंट्रोड्यूस आप चाहे लोकसभा में करिए चाहे राज्यसभा में करिए, क्योंकि जाहिर है कि जब वो अगर ऐसा विधेयक है जिसमें कि आर्टिकल 110 इन्वॉल्व नहीं है तो जाहिर है कि उसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और चूंकि उसको राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लिहाजा उसमें कोई राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन की भी जरूरत नहीं हुई, वही प्रस्तुतिकरण के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब विचार होगा उस पर, तो विचार करने के लिए राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन की जरूरत पड़ेगी और राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि साहब, चूंकि इसमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का मसला इन्वॉल्व है, इसलिए आप इसमें इसके विचारार्थ अनुमति प्रदान करें। तो राष्ट्रपति विचार करने का तो अनुमति उसमें देगा, लेकिन और उसमें कोई भी राष्ट्रपति के दखल नहीं है कि वो उसके बिना अनुमति के वो प्रस्तुत नहीं किया सकता है। और शेष तो आप जानते हैं कि राज्यसभा लोकसभा बराबर की शक्तियां हैं, और बराबर की शक्तियों का मतलब होता है कि राज्यसभा चाहे उसको पास करे, अस्वीकृत करे, संशोधित करे, कुछ भी कर सकती है। और उस पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा एक्सेप्टेंस, अमेंडमेंट और रिजेक्शन, उस तीनों के राइट्स जो हैं राज्यसभा के पास हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो दो सेकंड कैटेगरी का जो फाइनेंस बिल है उसमें बहुत सीमित प्रतिबंध लगे हुए हैं, और वो सीमित प्रतिबंध ये है कि केवल उसका जब विचार विमर्श होगा तो उसमें राष्ट्रपति के प्रतिवेदन की आवश्यकता है, अन्यथा वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसको हम एक सामान्य विधेयक की संज्ञा दे सकते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में हमने देखा कि जो वित्त विधेयक है वो वित्त विधेयक वास्तव में किसी न किसी स्टेज पर आके एक सामान्य विधेयक की तरह से उसका स्वरूप हो जाता है, और सामान्य विधेयक का स्वरूप हो जाने के कारण राज्यसभा को उस पर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। राज्यसभा को लोकसभा के लगभग बराबर की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा का धन विधेयक पे और वित्त विधेयक पर जो अपनी अपनी पोजीशन है उसको हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। लेकिन बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लोकसभा को धन विधेयक पे पूर्ण अधिकार है, लेकिन वित्त विधेयक पे राज्यसभा को भी पूरा अधिकार है। आशा है कि इसको आप और अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो हमसे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।